हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर 3। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इसका हमारा पार्ट फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो हम देखते वैश्वीकरण क्या है। व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे हमारे देश से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और वो दूसरे देश में जा रहा है, तो क्या हुआ, सामान का वैश्वीकरण। पर अगर हम हैं अपने देश में पढ़े हैं, पूरी एजुकेशन ली है, बहुत आगे तक अच्छे से पढ़ लिया, फिर आप बाहर जाके मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या हुआ, हमारा वैश्वीकरण हुआ। तो हर चीज़ का वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण आया समझ में क्या होता है, आगे देखते हैं। वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। पहले जब ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, वैश्वीकरण था ही नहीं, क्योंकि आने जाने के साधन ही उपलब्ध नहीं थे, तो वैश्वीकरण होगा कैसे। जब आने जाने के साधन हुए तो वैश्वीकरण भी होने लगा। उद्योगीकरण मतलब बड़ी बड़ी मिल बनना, उद्योग बड़े लेवल पे होना। जब बड़े लेवल पे उद्योग होंगे तो वो बाहर तक भेजे जाएंगे, क्योंकि छोटे लेवल पे हो तो बाहर नहीं भेजे जा सकते ना, क्योंकि वो इतनी क्वान्टिटी में इतनी जल्दी बन ही नहीं पाएंगे। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी था। एशिया व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। अब यूरोपी विश्व व्यापार का दबदबा सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। कैसे, ठीक है। इसलिए यह अध्याय मतलब जो यूरोपीय है वो विश्व का, अब पहले नहीं था, अब वो सबसे बड़ा केंद्र बन गया, व्यापार का केंद्र। पहले कौन था, पहले चीन और भारत दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश था इन सब व्यापार के मामले में। उसके बाद कौन बन गया, यूरोप। और यूरोप क्यों बना, कैसे बना, अब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक युग से पहले, जो आधुनिक युग मतलब नए ज़माने का युग, जो पुराना चला गया, जो नई टेक्नोलॉजी आई, वो वाला हमारा आधुनिक युग कहलाता है। रेशम मार्ग, अब रेशम मार्ग किसे कहते हैं, उसे सिल्क रूट भी कहते हैं। किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था जो देश से देश और महादेशों से महादेश जोड़ने के लिए काम करता था। मतलब हमारा देश है, मान लो हमारे देश से जा रहा है रेशम मार्ग, रास्ता है, एक जगह से जा रहा है, ठीक है। वहाँ से गया रास्ता, वो दूसरे देश से हमको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। और उसे रेशम मार्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले उस रास्ते से रेशम का ही व्यापार किया गया था, इसलिए रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। बाद में वहाँ से हमारे देश से मसाले वगैरह भी जाने लगे थे। रेशम मार्ग ईसा पूर्व से भी पहले प्रारंभ हो चुका, जो ईसा पूर्व से भी पहले मतलब ईसवी में, ईसवी तो बाद में आया, ईसा पूर्व से पहले, जब ईसा पूर्व जैसे मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ही नहीं था, उससे पहले से ही रेशम मार्ग का जन्म हो गया था, प्रारंभ कर दिया था लोगों ने, हो चुका था। और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता है, ठीक है। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते को प्रयोग चाइनीज़ रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया गया था। चाइनीज़ रेशम का जो व्यापार है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर हमने भारतीय मसाले, सामान, चांदी, सोना, ढेर सारी वस्तुओं के आवागमन के लिए प्रयोग करने लगे। सामानों की आवाजाही के अलावा व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का या फिर उसकी नॉलेज का, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहा है उसी का व्यापार नहीं होता, संस्कृति का होता है, खान पान का भी होता है। अब समझो संस्कृति का कैसे, हम गए अमेरिका में, हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे फेस्टिवल आएंगे, हमें तो याद रहता है अपने फेस्टिवल, हम उसको अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ के लोग देखेंगे, जानेंगे, और जो कोई अडॉप्ट करना चाहेगा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। हमने खाना बनाया, वो ऐसा उन्होंने कभी नहीं खाया, पर हम हमारे साथ देखा, अच्छा लगा, वो लोग खाने लगे। और इसी तरह हम हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो हमें भी वहाँ की चीज़ अडॉप्ट कर लेंगे, जो जैसे जैसे फेस्टिवल बनाए जाते हैं वो भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर हम इंडिया में आ गए, हम वो यहाँ पे वही चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुकिंग भी वहाँ से सीख के आए, काफ़ी तरह के वो बना रहे हैं,
तो वही है, खानों का भी आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। ठीक है, अब देखते हैं भोजन की यात्रा। जैसे जैसे व्यापारी और यात्री एक जगह से दूसरी जगह तक गए, उनके साथ उनके खाने के सामान भी चले गए। ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई दी। जैसे नूडल्स चाइना से आया, पास्ता अरब देश से, यानी भोजन ने भी सामानों व्यापारों के साथ यात्रा किया है। बिल्कुल, कई बार नई फसलें आने से जीवन आसान होने लगा। जैसे कि कहीं अलग दूसरे देश से अलग अच्छी चीज़ आ गई जो आसान भी बना रहा, हम कभी भी बना के मस्त बैठ के खा सकते हैं। तो वही है कि वो आने से हमारी ज़िंदगी भी काफ़ी आसान होने लगी, मेहनत थोड़ी बचने लगी कि अब ज़्यादा भूख लगी तो ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं बनानी है, हम ऐसी जो भी मन होगा बना के खा लेंगे। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप की गरीब की ज़िंदगी बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। सोचो, सिर्फ साधारण से आलू थे, उसी से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई। तो कोई भी चीज़ है, सबके लिए अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, इफ़ेक्ट डालती ही है। नेक्स्ट है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लोग भुखमरी के कारण मर गए। जो उनके पास सिर्फ एक आलू ही स्रोत था जिससे वो जी पाते थे, और सोचो जब वो ही नहीं रहा, वो फसल ही खराब हो उसकी पूरी तरह से, तो फिर उनका हाल क्या होगा। क्योंकि बाकी चीज़ें वो महंगी भी होती होंगी ना, आलू उनको सही रेट में अच्छे से पड़ जाता होगा सस्ता, तो लोग वही खाते होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, विजय बीमारी और व्यापार। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह अपना व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, जब हम एक जगह से दूसरी जगह समुद्रों से यात्रा करेंगे तब हमें पता चलेगा यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है, सब यहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो उसी तरह से अपना व्यापारियों ढूंढने लगा, किस किस को हम सामान दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाने लगी। उस समय पुर्तगाली और स्पेन दो बहुत शक्तिशाली देश था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम पर कौन था? पुर्तगाली और स्पेन बहुत शक्तिशाली देश थे, और अब अपना उपनिवेश किसे बनाना चाहते थे? अमेरिका को। आगे देखते, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जानी जाती थी, बल्कि कीटाणुओं के मदद से जो स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ वहाँ जा चुके होते थे। मतलब जो वहाँ के इसका बस कहने का इतना मतलब है कि जो यूरोप के सेनाएं थे वो सिर्फ अपनी सैनिक ताकत के लिए नहीं जानी जाती, वहाँ पे एक बीमारी भी थी, चेचक, जो वो कीटाणुओं से होती थी और वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस वजह से भी वहाँ के सभी लोग जाने जाते थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर से यूरोप में होने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। बिल्कुल देखो, अमेरिका के लोग थे बहुत सबसे अलग थलग रहते थे, अब वहाँ से दूसरे लोग आए, उनके अलग अलग तरह की बीमारियाँ जिसकी उन्हें आदत ही नहीं थी, वो पूरी तरह प्रतिरोधक रहते थे, और वो आए तो उन्हें ऐसे ऐसे रोग लगने लगे जिनका उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अब 19वीं शताब्दी है, इसमें क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कार्य को ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेशी संबंध को नए ढर्रे में ढाल दिया। इन सालों में 3 प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सालों में 3 प्रवाह, अब वो कौन कौन से प्रवाह थे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रवाह है व्यापार का प्रवाह होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं आदि के व्यापार तक ही सीमित रहा। ठीक है, जिसमें क्या क्या वस्तु में कपड़ा और गेहूँ हो गए, पहला प्रवाह याद रखना। दूसरा प्रवाह श्रम का प्रवाह होता था। श्रम मतलब मेहनत का, जो मजदूर लोग होते थे उन्हें काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
लगभग 5 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्थानांतरित हो गए, क्योंकि वहाँ उन्हें काम मिला। तो अब जहाँ इंसान को काम मिलेगा वहीं जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में देखो, गांव में काम नहीं होता है तो लोग दिल्ली में आते हैं, शहरों में आते हैं, अलग अलग शहरों में सब जाते हैं कि नहीं हमें वहाँ काम मिलेगा, वो रहेंगे आराम से, अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अदरवाइज उनको लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी का प्रवाह होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों को निवेश कर दिया जाता है। बिल्कुल पूंजी का ही प्रवाह होता है। अगर हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ पैसा मिलेगा, हमको पैसा मिला, हम अपने देश में लाए। मान लो करेंसी हमारे देश में नहीं चलती तो हम उसको चेंज कराएंगे ना, उसको चेंज कराएंगे तो हमारे इंडिया के पास आया पैसा और हमें अपना पैसा मिल गया। तो वो ये पैसों का ही प्रभाव हुआ। पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे, उनके पास अधिक पैसे थे, उन्होंने दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना प्रारंभ कर दिया। आज भी आप जानते हो कि अमेरिका कितना ज़्यादा समृद्ध है, उसने पहले से इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई तब जाके इतना समृद्ध हुआ है। विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय कब कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के आखिर दशक तक ब्रिटेन कॉर्न लॉ, इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता है। सोचो 18वीं शताब्दी में ये आया कॉर्न लॉ, ठीक है। कहाँ पे आया? ब्रिटेन में। ये आया कि कोई भी देश ब्रिटेन में अपना खाद्य पदार्थ, खाना, भोजन वो नहीं निर्यात कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। अब भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, ये पॉलिसी लाई गई थी कि बाहर से कोई खाना ही नहीं ले सकता तो लोग खाएंगे क्या, लोगों को इससे परेशानी होने लगी। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। भुखमरी आने से पहले सरकार समझदार हो गई, उसने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया और बाहर से आयात होने लगा, ठीक है। जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया, भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। व्यापार ही किसी देश के विकास का सबसे बड़ी बात है। व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आपके देश में व्यापार अच्छा है तब आपका देश बहुत समृद्ध रहेगा। व्यापार अच्छा होगा तभी तो पैसा अच्छा आएगा, आप तभी तो उतना ज़्यादा खरीदोगे। जब आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन में जितना खर्चा हो उसका डबल आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो व्यापार में अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो सामने वाले का भी हो रहा है, दोनों का ही फ़ायदा होता है एक तरह से। इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था भी कुछ हाँ, व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए, व्यापार में वृद्धि कैसे हो। नए जहाज़ बनाएं, जब नए जहाज़ होंगे तो आने जाने की सुविधा होगी, जो भी व्यापार करना चाहता है वो आराम से व्यापार कर जाएगा। रेलवे का निर्माण किया जाए, बिल्कुल अगर रेल सुविधा उपलब्ध होगी तभी आप सोचोगे कि हाँ मैं ये सामान यहाँ से वहाँ ले जा सकूँ, वरना सोचोगे लेके जाऊँ तो जाऊँ कैसे। जिससे रेलवे स्टेशन बनाने पड़े। हाँ बिल्कुल, रेलवे स्टेशन बनेंगे, विकास होगा तभी तो आसानी होगी। अब आगे देखते हैं। मजदूर की ज़रूरत पड़ी, मजदूर को पैसे देने के तौर पे पूंजी का प्रवाह हुआ। जैसे जैसे समाज का निर्माण होगा और भोजन स्थानांतरण करते हुआ, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा, और इसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तकनीक का योगदान कैसे शुरू हुआ, तकनीक का योगदान कैसे शुरू हुआ, या फिर पहले से था या तो ये अभी आया, इसको देखते हैं, ठीक है। रेलवे, भाप के जहाज, संचार, टेलीग्राम सभी तकनीक की ही देन है। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, यानी वैश्वीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। सोचो जब हम लोग नहीं थे, जब 19वीं सदी चल रहा था तब फ़ोन आ गए थे। ऐसे वाले नहीं आए थे जितने आज ज़्यादा हैं, पर हाँ थे, आप कांटेक्ट कर सकते थे, इतनी सुविधा हो चुकी थी तब। तो आप कांटेक्ट कर पाते थे,
दूसरे को सोचो बता पा रहे हो तभी तो वहाँ से सुविधा आ पा रही है ना। जब कांटेक्ट ही नहीं होगा बिल्कुल तब कैसे चलेगा। संचार तो ऐसे ही होगा ना, बातों का फैलाव टेलीविज़न के थ्रू होगा, वही सबसे बड़ा माध्यम है। और हाँ समाचार पत्र है, पर ये तो है समाचार पत्र ठीक है, पर दूसरे देश से बात करने के लिए अब समाचार पत्र तो जाएगा नहीं, समाचार पत्र तो अपने देश के एरियो तक ही निर्भर रहेगा ना। अब उदाहरण देखते हैं। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरता था, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या फिर बीमार हो जाते थे, बहुतों को वजन कम हो जाता था। तो इतनी सारी दिक्कतें आती थी। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए फ्रिज वाली जहाज का निर्माण हुआ। जो फ्रिज आए ना टेक्नोलॉजी, फ्रिज जब हो गई तब मांस को पहले ही काट दिया जाने लगा, उसको हटा दिया जाने लगा वेस्ट चीज़, और फिर उसको ले जा के फ्रीजर में डाल के फिर यूरोप ले जाया जाने लगा। फिर वो उनको कॉस्टली पड़ता था पर इतना भी नहीं पड़ता था। पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि इतने बड़े बड़े होते थे, उनके रास्ते में खाने पीने का ध्यान रखो, सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब अमेरिका में ही जानवरों को काटकर मांस में बदल दिया जाता था और अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाले खर्च कम हो गए बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। मैंने बताया कि जो से पहले जो दाम थे वो उस टाइम दाम नहीं रहे, तब काफ़ी कम हो गए, वरना पहले तो बहुत ही ज़्यादा दाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस प्रकार बढ़ा। ठीक है, अब पहले तो उपनिवेशवाद का मतलब समझते हैं। जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी कमज़ोर देश में अपना शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि हमारे देश का एग्जांपल ले लो, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी आई पहले, ठीक, बहुत समृद्ध था, पूरा सेटल्ड था, तो उसे क्या लगा हम गरीब हैं, हम सेटल्ड नहीं है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड है, पूरी तरह से है ही नहीं, हम में सभ्यता ही नहीं है, कुछ मतलब है नहीं हमारे अंदर अच्छी चीज़ है, उनको ये लगता है। तो वो हमको सुधारने के नाम पे हमारे देश में आए, समृद्ध थे, तो धीरे धीरे हमको सुधारने के चक्कर में हम पे कब्जे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो पिछड़ा देश है उपनिवेश उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और वहाँ कुछ दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किया जाता है। इसी तरह हमारे देश में हुआ था, बहुत तरीके के परिवर्तन किए गए थे, सामाजिक तौर पे भी किए गए थे और आर्थिक तौर पे भी कई तरीके के परिवर्तन किए गए थे। उन्होंने अपने ही हिसाब से कुछ पार्टियां बनाई, कुछ कानूनों को रद्द कर दिया, जो भी हमारी रीति रिवाज आ रही थी उनको नुकसान पहुंचाया काफ़ी तरीके से। हाँ, पर कुछ चीज़ें उन्होंने हटाई तो अच्छा किया, पर सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी नहीं की, क्योंकि वो अपने मुताबिक काम करते थे, अपने जो उनके लिए अच्छा होता था वो करते थे, वो नहीं करते जो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हमें खुशी मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ किया। वह आए तो थे व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे यूरोपियों का शासन प्रारंभ हो गया। मतलब कोई भी है जाता है व्यापार के लिए, पर उन्हें लगता है ना कि अपने आप को संभाल नहीं सकते, तो संभालने के चक्कर में शासन ही करने लग जाते हैं। उस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई थी व्यापार करने, और वह यहाँ आके हम पर शासन करने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप के लोग अफ्रीका में बागवानी, खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, परंतु वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। वहाँ पर लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़मीन थी कि वो अपना गुजर बसर आराम से कर सकते, अपना बना सकते थे, अपना खा सकते थे, इसलिए कोई भी वहाँ नौकरी करना चाहता ही नहीं था। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, रूल ही चेंज कर दिया, उन्होंने ज़मीनें ही रूल ये कर दिया कि जो एक इंसान, एक पिता के जितने ही बच्चे पर पहले बच्चे को ही संपत्ति दी जाएगी। अब ऐसा है तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। देखते हैं अभी हम अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे सभी
आत्मनिर्भर थे क्योंकि आज आबादी कम थी, ज़मीन ज़्यादा थी। सबका मुख्य पेशा पालतू पशुओं को चराना था। वह मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे, वो नहीं करना चाहते थे किसी के यहाँ भी काम। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों को भर्ती और उन्होंने अपने पास रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देखना शुरू कर दिया था। देखते हैं, भारी भरकम कर लगा दिया गया। जो भी कंपनी आई काम करने, ठीक है, व्यापार करने आई थी, पर वो धीरे धीरे शासन करने लगी है। कर लगा दिए बिना फालतू के कर, जिसमें कर लगना भी नहीं चाहिए था। नेक्स्ट देते काश्तकारों को ज़मीनों से हटाने के लिए कानून उत्तराधिकारी कानून बनाया गया। परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। जो परिवार का सिर्फ कितने भी बच्चे हों, एक ही सदस्य को पैतृक पिता की संपत्ति मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। अब बाकियों को नहीं मिलेगी तो क्या जाएंगे, दूसरे के काम करना पड़ेगा। ऐसे से रूल है जिससे लोग मजबूर हो जाए काम करने के लिए। खान कर्मियों के खुले आम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। नेक्स्ट देते लेकिन बात बनी नहीं, लोग माने ही नहीं। फिर भी इतने रूल लगा लिए तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, अब ये कौन सी बीमारी, इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी सालों में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई, जिसकी वजह से 90% जानवर की मृत्यु हो गई 1880 में। कहाँ पे? अफ्रीका में। रिंडर पेस्ट देखते हैं। अपनी सत्ता को मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे पशु भी अपने कब्जे में कर लिए। सोचो 90% तो पशु मर गए, पर जो बचे कुछ थे उसको भी जो औपनिवेशिक जो भी सरकार थी उसने अपने कब्जे में कर लिया, ताकि वो हार मान जाए। अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपियों के लिए काम करें। नेक्स्ट देते हैं, भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित मतलब किसी को मजबूर करके या फिर झूठ, जो मजबूर हैं उनको झूठ चीज़ें बता के कि आपके ये अच्छा काम करवाया जाएगा, अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, झूठ बोल के ले जाया जाता था। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी मजदूर को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाते थे और उसे किसी अन्य देश में ले जाकर काम देते थे, उसे अनुबंधित श्रमिक कहते हैं। यहाँ से ले गए दूसरे देश में ले जाके काम करवाने लगे, उसे अनुबंधित श्रमिक कहते हैं, ठीक है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेल में निर्माण परियोजनाओं में काम कराने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, क्योंकि वहाँ खाने वाने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। मतलब पूरे देश जब सूखा है वहाँ खेती नहीं हो सकती, और खेती ही सबसे बड़ा स्रोत था हमारे देश में, था और है भी आज भी। अप्रवासी को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। इस बारे में उन्हें सही जानकारियाँ नहीं दी जाती थी, जिसके कारण लोग इसे नई दास प्रथा भी कहने लगे। 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो इतने सारे अत्याचार हुए थे। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, कल हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड जो भी आपकी फ्रेंड है जिनको ज़रूरत है, कोई भी फ्रेंड्स है तो उनको शेयर करना। ओके, थैंक यू।